नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में खबर आई है कि भैया हमारा जो रुपया है वो रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच चुका है। और इसी बीच हम इस सेशन को लेकर के आए ताकि हम आपको ये बता सकें कि भाई जो रुपया है वो कैसे गिरता है, क्या इसके पीछे के कारण हो जाते हैं, क्या इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या सिचुएशंस हो जाती हैं। चलिए आगे बात करें। इससे पहले आपको ये रुपए का साइन दिख रहा होगा, ये बताना है कि भैया ये जो साइन है ये किसके द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित किया गया था, या उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा साइन होना चाहिए। जब सरकार ने सजेशन मांगे थे नॉर्मल पर्सन से कि क्या साइन होना चाहिए इंडियन रुपी का, तो ये साइन उनके द्वारा बताया गया था ना। ये आप सभी को पता होगा कि पीछे मोदी जी है हमारे, इधर साइड गृह मंत्री, इधर हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये तीनों ही नेता हमेशा ये कहते रहते हैं कि भैया हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, हम जो है विश्व गुरु एक दिन बन जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से रुपए के हालात नजर आ रहे हैं उससे बस हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ही बन पाए हैं। अगर हम देखें कि हमने किसको पीछे पछाड़ा है तो पर कैपिटल इनकम देख लीजिएगा जाकर के, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में हमारे भारत की इकोनॉमी की जो स्थिति है वो क्या हो जाती है ना। रुपए के हालात इस समय ऐसे हो जाते हैं कि भैया रोज उठो गिरो और सो जाओ, ऐसा हमारा इंडियन मार्केट पूरी तरीके से ड्राइवन हो रहा है। एंड दिस वाज द न्यूज जिसके हम बात कर रहे थे कि हम पहुंच गए हैं पर डॉलर इज इक्वल टू 95 रुपीज पर। अच्छा, सरकार ने इसको ठीक करने के लिए एक प्रयास भी किया। सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है अभी तक का जो इंडिया ने उठाया है अपने जो रुपए है उसको अच्छा करने के लिए, उसकी कीमत को बेहतर करने के लिए, इतना जो फॉल आउट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक जो रोजाना विदेशी मुद्रा पोजीशन है उसको केवल 100 मिलियन डॉलर तक सीमित करेगा। ये 100 मिलियन डॉलर क्या हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है जो बैंक्स करती हैं वो सिर्फ अब 100 मिलियन डॉलर तक ही फॉरेन एक्सचेंज करेंगी, इससे ज्यादा नहीं करेंगी, ताकि हम अपने रुपए को बेटर कर सके। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम हमें देखने को नहीं मिला। शुरुआत में जब मार्केट खुला तो लगा कि हाँ भाई इंडियन रुपी हमारा कुछ बेटर काम कर रहा है, लेकिन दोबारा से फिर रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच चुका है। नाउ रुपी डिप्रिसिएशन की बात करें, सो रुपी डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस फ्रॉम 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस टू 2026 वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ही हमने एंशिएंट में भी देखा, जब 1991 में हमारा ग्लोबल आपका ये क्राइसिस आया था, फिर उसके बाद 2008 में भी हमारा ग्लोबल क्राइसिस आया था। 1991 की बात करें तो उस समय सेंट्रल बैंक ने हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए जितना भी गोल्ड था उसको सेल आउट किया था। गोल्ड सेल आउट करके फिर उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बचाया था। और ये जो गोल्ड सेल आउट करना है या फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे चलाना है, क्या उसके टर्म्स होते हैं, ये 1923 में BR अम्बेडकर जी ने बताया था कि भैया कैसे एक जो इकोनॉमी है उसको सर्वाइव करवाना है, कैसे को बेटर करवाना है। तो ये बहुत ही छोटी सी जानकारी मैंने दी है, यहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जब 1991 का क्राइसिस आया था तो इंडिया कैसे उभरा था उस क्राइसिस से। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको इतना छोटा सा यहाँ पर बताया है। नाउ जैसे मैंने बताया ना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ग्लोबल क्राइसिस, तो आप देखोगे कि भैया GFC क्राइसिस आया, EU क्राइसिस आया, कोविड-19 क्राइसिस आता है 2020 में, वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी 2026 में चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्राइसिस आए और हर जो देश होता है इस दौरान अपने जो इकोनॉमिक झटके हैं वो जरूर खाता है, और भारत ने भी खाए हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो हम ये डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, आखिर ये क्या हो जाता है और ये कौन से टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं, जो हमारे मार्केट में जो रुपया है उसकी वैल्यू को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं, अफेक्ट भी करते हैं, और उनके पीछे इनके टर्म्स क्या हो जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये जो डेप्रिसिएशन हो जाता है, आखिर ये क्या हो जाता है डेप्रिसिएशन। देखो, मुद्रा का मूल्य गिरना बाजार के कारण। कैसे? देखो, जब बिना सरकारी हस्तक्षेप के बाजार की मांग और आपूर्ति के कारण मुद्रा की कीमत यहाँ पर गिरती है, दैट इज कॉल्ड दी डेप्रिसिएशन। कैसे होता है? जब देखो भाई देश जो है वो इंपोर्ट आयात ज्यादा करता है, तो ऑफकोर्स आयात हम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास से डॉलर जाएगा, क्योंकि हम आयात निर्यात इंटरनेशनली किसमें व्यापार कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डॉलर होगा वो जाएगा। हमारा जो एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात कम होगा। किसमें कर रहे हैं भाई हम इंटरनेशनल व्यापार? डॉलर में करें। अगर हम निर्यात करते तो हमारे पास डॉलर आता, हम कुछ बेच रहे हैं हमारे पास डॉलर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कम होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा घट जाता है, जब जो विदेशी कंपनियां हैं भाई इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगी तो किसमें करेंगी, डॉलर में करेंगी ऑफ कोर्स, तो वो घटेगा, तो फिर डेप्रिसिएशन होगा। राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलेगी, उदाहरण के लिए रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। अब यहाँ पर डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, ये क्या हो जाता है, कुछ टर्म्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि भैया क्यों ऐसा होता है। सरकार द्वारा मूल्य घटाना। अब यहाँ पर इंटेंशनली क्या करिए, सरकार जानबूझ करके अपनी मुद्रा का मूल्य कम करती है। क्यों कम करती है? तो यहाँ पर आप देखोगे केंद्रीय या सरकारी बैंक ऑफिशियल एक्सचेंज रेट यहाँ पर बदलते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये तब किया जाता है जब एक्सपोर्ट हमें क्या करना होता है, बढ़ाना होता है।
एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे हम, तब हम ऐसा करते हैं। और इसका भी मेन मोटिव क्या होता है भाई, जब हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भी तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना एक तरीके से। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। ट्रेड डेफिसिट जो बहुत ज्यादा हो जाता है दो देशों के बीच में, वो कम करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी देश से आयात कर रहे हैं $100 बिलियन का, लेकिन हमारा निर्यात उस देश में मात्र $5 बिलियन का हो जाता है या $10 बिलियन का हो जाता है। खरीद हम उनसे रहे 100 बिलियन और दे हम उनको रहे मात्र 10 बिलियन, तो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है ना, उसको ठीक करने के लिए। चलिए आगे आते हैं। जैसे कि आपको याद होगा तो यूएस जब टैरिफ लगा रहा था तो वो कह रहा था कि भैया इंडिया के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं ताकि हम उसको थोड़ा बहुत क्या कर सके, मेंटेन टाइप का कर सके। वो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूएस ने जब टैरिफ लगाया था तो एक वन ऑफ देम ये कारण भी दिया था। खैर आगे बात करते हैं। ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है कि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बना दिया कि भैया ये एक्सचेंज रेट सिस्टम रहेगा। उदाहरण के लिए सरकार अचानक रुपए की कीमत घटा दे। अब एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन मुद्रा का मूल्य बढ़ाना और बाजार के कारण, यानी कि जब बाजार है वहां पर ताकतों के कारण मुद्रा की कीमत बढ़ती है। होता कैसे है, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, जब देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, विदेशी मुद्रा की सप्लाई ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए रुपए का डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाना। अब आते हैं रीवैल्यूएशन। व्हाट इज रीवैल्यूएशन, जब सरकार जानबूझ करके ऐसा करे। ठीक है, ये होता कैसे, सरकार या केंद्रीय बैंक हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ाते हैं। आमतौर पर तब किया जाता है जब इन्फ्लेशन, महंगाई कम करनी होती है, जब इंपोर्ट हमें सस्ता करना होता है, और ये भी है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ पर होता है ना। जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर लेते हैं जो अभी इंडिया के साथ हो रहा है, और इंडिया में क्यों ऐसी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर भारत अपनी जरूरत का अधिकतम जो तेल है वो कहाँ से भाई विदेशों से आयात करता है। 80%, जो पूरा आंकड़ा 80% आयात करता ही करता है। मिडिल ईस्ट में भी आपका आंकड़ा हो जाता है अलग अलग नेशन से। चलिए, तो जिसके कारण डॉलर का भुगतान हमें ज्यादा करना पड़ रहा है। पहले अगर मैं बात करूं तो भैया $60 पर बैरल था, फिर उसके बाद $100 पर बैरल हुआ, और इस टाइम हो गया है $120 पर बैरल। यानी कि रेट बढ़ते जा रहे हैं तो डॉलर हमारा जाता जाएगा। और ये क्राइसिस किसकी वजह से हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से चल रहा है। इसी वजह से रेट बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स हमारा क्या जा रहा है, डॉलर ज्यादा जा रहा है। इसी वजह से हमारा एक वन ऑफ दम कारण कि रुपया गिरता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे इंडियन रुपी हिट्स हिस्टोरिक लो, और वो हिस्टोरिक लो कितना हो जाता है, यहाँ पर 95 हो जाता है। अब इसमें कारण क्या क्या है, की मैट्रिक्स हो जाते हैं, ड्राइविंग फैक्टर्स, आरबीआई रिस्पांस पॉलिसी, इकोनॉमिक मार्केट इंपैक्ट, आउटलुक सोल्यूशन। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है, ये बात करते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रुपए है वो अभी गिर रहा है या फिर पहले क्या सिचुएशन रही थी। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1955, जब नेहरू जी का समय था तब $1 = 4.76 रुपीज होता था। देन इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 4.76, इंदिरा गांधी आती 8.83 हुआ, 38 हुआ, राजीव गांधी जाते हैं, यहाँ तक बात करें तो 12.37 पहुंचा था 1985। लेकिन अब जब हम यहां से शुरू करते हैं 1985 एंड यहां पर आ जाते हैं जब हम मनमोहन सिंह का समय 2005, देखो 44.10 हुआ। लेकिन 2014-15 से बात करते हैं तब ये जाकर के हो गया 62.97, और उसी के बाद इन्हीं की गवर्नमेंट में अगले 10 साल में रुपया पहुंच गया 90.37 और अभी है 95। ये पिछले अगर मैं बात करूं कि इतनी तेजी से आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में कितनी तेजी से रुपया यहां पर गिरा है। दिस वाज द सिचुएशन फ्रॉम 2015 टू 2025। ये देखो पिछले आप ऐसे गैपिंग में देखे जाओगे 10 सालों का, और इधर गैपिंग देखोगे आप 10 सालों का, तो अचानक से रुपया कितना ज्यादा लुढ़का है नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई थी उसके बाद से। चलिए, यूएसडी एनआरआई एक्सचेंज रेट लास्ट 1 ईयर दिसंबर 2024 टू दिसंबर 2025 किस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि भैया ये बड़ा 85 से शुरू हुआ है, देन 1991 तक पहुंच गया। अच्छा, इसी पे हम देखेंगे 16 दिसंबर 2025, जहां पर रुपी डेप्रिशिएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग यूएस स्टेट पैक्ट डेवलपमेंट्स। यहाँ पर एक न्यूज निकल करके आई थी, एमओएस फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी इन्होंने बताया था फ्री प्रेस जर्नल में। ये जर्नल निकला था और ये कब का है, लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर में ही ये प्रेडिक्ट किया गया था कि भैया जो रुपया है वो किस हिसाब से गिर रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो भैया क्या सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं रुपए के गिरने के। इन्होंने लिखा कि वेरियस डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डॉलर इंडेक्स, ट्रेंड इन द कैपिटल फ्लोज लाइक लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, मूवमेंट इन द क्रूड प्राइसेस एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट ETC।
यहाँ पर ये देख लो कि ये जो उन्होंने बताया लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहां पर हम बात करते हैं यहाँ पर फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक क्या होता है? फेडरल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई हो जाता है, वैसे यूएस का फेडरल बैंक है, ठीक है। अब यूएस का फेडरल बैंक अगर ये आपको कहेगा कि भैया हम आपको इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, तो जो भी लोगों ने, जो भी मान लीजिए अमेरिकी कंपनीज होंगी, वो क्या करेंगी? इंडिया से अपना पैसा निकाल करके फेडरल बैंक में रख देंगी जा करके, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिल रहा है? ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ज्यादा उनको प्रॉफिट मिल रहा है, जोखिम कम है। यहाँ की मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है। मान लीजिए उन्होंने एफपीआई में इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लो, प्रतिभूति खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, ठीक है। उनको पता चलता है कि भाई वहां पर फेडरल बैंक जो है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो वो क्या करेंगे? जहां पर उन्होंने जितना पैसा लिया होगा या फिर जितना लगाया होगा उन्होंने पैसा, वो अपना पैसा वहां से निकालेंगे और जाकर के फेडरल बैंक में रख देंगे, क्योंकि वहां पे उनको लग रहा है कि जोखिम कम है और आसानी से उनको पैसा मिलता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा। तो इन सब की वजह से, क्योंकि फेडरल बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाएगी, तब तब आप देखोगे कि मार्केट से पैसा जाएगा और फेडरल बैंक में जाकर के उनकी इकॉनमी को यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस चीजें यहाँ पर निकल करके आई। एफडीआई पॉलिसी, बहुत सारी चीजों पर इन्होंने बातचीत भी करी और इन्होंने ये बात कही थी कि भले ही हमारी करंट जो सिचुएशन है उससे हम उबर आए, भले ही मिडिल ईस्ट क्राइसिस खत्म हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए, लेकिन जो रुपए का गिरना है वो जारी ही रहेगा। इससे इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो तो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसे उन्होंने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हम भैया, ठीक है, लेकिन रुपए तो कंटिन्यू तब भी गिर रहा है। तो यही इन्होंने भी ये बात कोट करी कि भले ही हमारी इकोनॉमी अच्छा करती रहे, लेकिन जो रुपया है हमारा वो कंटिन्यूअस क्या है, वो गिरता ही रहेगा, जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है। और उसी समय इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक हमारा जो रुपया है वो पर डॉलर इक्वल टू 100 रुपीज हो जाएगा। नाउ आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से मार्केट से पैसा गया है, लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और न्यूज़ इसी के साथ फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर द गार्जियन में न्यूज़ निकली थी कि जैसे ही ट्रम्प ने बोला कि हमें पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल चाहिए, जैसे उन्होंने मादुरो को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद वो एनर्जी सोर्सेज पर जाने लगे, तो उसी के साथ साथ जो प्राइस रेट है वो बढ़ता चला गया। जब प्राइस रेट बढ़ता गया तो लोग ऑयल और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, शेयर वगैरह, इन सब में ज़्यादा ध्यान देने लगे और उसकी वजह से इसके प्राइसेस भी बढ़े। So foreign investors flee India asset at the record pace on oil shock pummel rupees. Now इसी के बाद देखोगे इसके यहाँ पे आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मूव टू कैप नॉप इन द फॉरेक्स एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द मैनेजिंग करेंसी रिस्क। नाउ फर्दर बात कर लेते हैं इस बीच की हुआ क्या है इन सारी चीजों की वजह से। जैसे जैसे ये बातें निकल करके आई, तो 11 जनवरी 2026 को फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट 11,789 करोड़ रुपीस फ्रॉम द इंडियन इक्विटी सो फॉर मंथ। ये इंडियन इक्विटीज, वो जिन लोगों ने आपका एफपीआई इन्वेस्ट कर रखा था, दैट इज इंडियन इक्विटीज, वो अपनी मार्केट से 11,789 करोड़ जो रुपए है वो मार्केट से निकाल करके ले जाते हैं। और लास्ट 27 डेज की अगर मैं बात करूं, इसी युद्ध की वजह से, इसी ऑयल, ये जो डेप्रिशिएशन, ऑयल में जो पैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इन सब की वजह से आप देखोगे तो 13 बिलियन पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट किया गया था वो लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। इसीलिए आप देखो ना, शेयर मार्केट गिरता आपको नजर आएगा, सेंसेक्स खुलता है तो गिर ही रहा है, निफ्टी खुलता है तो गिर ही रहा है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझो सीधा सीधा कि मान लो कोई मैं फॉरेन की रहने वाली हूँ, इंडिया में आकर के मैंने कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया करके पैसा लगाया, लेकिन यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे उससे प्रॉफिट चाहिए, मैं उसमें जो कंपनी के काम वगैरह है वो भी देखूंगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह है वो भी देखूंगी, यानी कि एक मैनेजमेंट मैं देखूंगी एफडीआई करके, कंपनी को एक तरीके से पर्सनल लेवल पर हैंडल करूंगी। एफडीआई मिनिमम 10% तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई फॉरेन से है और इंडियन लैंड पर आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कहलाता है हमारा क्या? एफडीआई। अब एफडीआई में अगर हम प्रॉस की बात करें तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई इन्वेस्टर्स हमें मिलते हैं, विच इज गुड, राइट। प्रमोट स्टेबल लॉन्ग टर्म लैंडिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशिंग डेवलपमेंट कंट्रीज हमें देखने को मिलेगा, प्रोवाइड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता है। बट कॉन्स इसके क्या हो जाते हैं कि नॉट सुटेबल एंड स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, इनके लिए बेटर नहीं होता है। इन्वेस्टर्स में हैव लेस मॉरल अटैचमेंट, बिकॉज आपकी कंपनी है, आपका उसमें ज्यादा शेयर हो जाता है, आपने कंपनी शुरू करी थी, योर मोटिव, आप उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, लेकिन वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे उस कंपनी से, बिकॉज दे आर द इन्वेस्टर्स ओनली, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आपके इमोशंस उस कंपनी से क्या जुड़े हुए, दे डोंट थिंक अबाउट दैट। नाउ द अनएथिकल एक्सेस टू द लोकल मार्केट, मे भी क्या पता था वो आपकी मार्केट का अनएथिकल एक्सेस करें, वहाँ पर एक तरीके से कॉलोनियल जो चीज़ें हैं हम देखते थे एरा में, धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे ही तो शुरू किया था, फिर पूरा कैप्चर कर लिया। सो समथिंग लाइक दिस की अनएथिकल चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एफडीआई एंड एफपीआई, व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, द मीनिंग इज अ फॉरेन if you talk about the FDI, so a foreign company bring capital into the country to set up production, वो
अपना पैसा लेकर के आते हैं इंडिया में सेटअप करने के लिए, अपने अपने सोर्सेज भी लेकर के आएंगे, अपने जो श्रमिक हो जाते हैं कुशल वो भी लेकर के आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे, एवरीथिंग पूरा डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है आपके साथ, यानी कि मैनेज वगैरह करते हैं, कंपनी को उठाने में वो काम करेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सो दीज आर जस्ट लाइक दी, एक उन्होंने आपकी इक्विटी खरीद ली, उनको कोई मतलब नहीं है तुम क्या टेक्नोलॉजी यूज करके पैसा कमा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी वर्कर की सैलरी गई या नहीं गई, उनको कोई मतलब नहीं है तुम घाटे में चल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उनको मतलब है कि इतना प्रॉफिट हमें शेयर चाहिए, हमने इसलिए आपका ये इक्विटी खरीदा। तो उनको सिर्फ अपने मतलब होता है कि हम एक इन्वेस्टर हैं और आप हमें क्या दे दो, पैसा दे दो, प्रॉफिट शेयर आपको इतना देना ही देना पड़ेगा, दैट्स हाउ वो ऐसे वर्क करता है। सो वेयर इज एफआईए यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाइज इक्विटी इन अ कंपनी थ्रू अ स्टॉक मार्केट। और ये स्टॉक मार्केट जो आप देखते हो ना, स्टॉक मार्केट कैसे हैम्पर हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ये इक्विटी लेते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू ये आपसे पैसा लेते हैं। अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन घट रही है, आपको लग रहा है कि बेटर काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत वो क्या करेंगे, अनस्टेबल है चीजें, अपना पैसा निकाल लेंगे अदर जगह पर। और जैसे ही फेडरल बैंक इंटरेस्ट बढ़ाती है तो ऑफकोर्स ये अपना पैसा निकाल करके फेडरल बैंक में रख देते हैं आकर के। मोर ऑफ द टाइम आपको एफपीआई यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, एफडीआई भी रहता है, बट द मोस्ट लाइक शेयर की मैं बात करूँ, ज्यादा शेयर किसका होता है, दैट एफपीआई आपको देखने को मिलेगा जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब शेयर मार्केट की बात आती है, राइट। नाउ नेचर ऑफ कैपिटल, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट चलता है ये। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड जीडीपी, हाँ भाई इसका पड़ेगा इंपैक्ट, क्योंकि वो अपने लेबर्स भी लगा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारी जीडीपी में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, एक लाइक जनरली जो हम कहते हैं ना कि सामने से इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, लाइक ये लोगों को रोजगार भी देंगे, लोग इनके यहाँ कंपनी में आके काम करेंगे पैसा में, लेकिन यहाँ पर करें तो कोई इंपैक्ट जीडीपी पर वैसा देखने को नहीं मिलता है ना। इधर बात करते हैं मोटिव, सो कंट्रोल एंड डू द बिजनेस, यहाँ पर प्रॉफिट वाया ट्रांजैक्शन इन शेयर्स देखने को मिलता है। ब्रिंग फंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज सब लेकर के आते हैं, यहाँ पर ये फंड सिर्फ लेकर के आते हैं, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी क्या ये सब कुछ भी अपना लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन एफडीआई में रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सब कुछ देखने को मिलता है। नाउ इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रो की बात करें तो 1947 टू 2024 आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रुपए गिरना शुरू हुआ है। अब आपके माइंड में हमेशा ये आता होगा क्यों हम सिर्फ डॉलर पर ही व्यापार करते हैं, क्यों करना चाहिए फर्दर लाइक दैट, डॉलर को एक स्टेबल करेंसी माना जाता है, that's why there is a Bretton Woods agreement। ये अग्रीमेंट कहता है एन एग्रीमेंट अंडर विच गोल्ड वाज द बेसिस फॉर द यूएस डॉलर। और इसलिए आप देखोगे कि जो गोल्ड है वो खरीद करके हमारी सेंट्रल बैंक्स भी रखती हैं, और जब समय आता है कि भैया हमारा रुपया बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो 1991 में जैसे हमने गोल्ड बेच करके अपने रुपए को स्ट्रॉन्ग किया था, वैसे समय आएगा क्राइसिस का तो हम गोल्ड बेच करके काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिस है गोल्ड का यूएस डॉलर से, एंड द अदर कंट्रीज वेयर द पेग विद द यूएस डॉलर वैल्यू। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एन एक्सचेंज रेट इज अ रेट at which one currency will be exchanged from another currency and affects trade the movement of money between the countries। दुनिया में 85% व्यापार यूएस डॉलर से होता है, अमेरिकी डॉलर को स्टेबल माना जाता है, दुनिया में 85% व्यापार इससे होता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में 64% विदेशी करेंसी के तौर पर डॉलर आपको देखने मिलेगा। ऋण की अगर मैं बात करूँ 39% जो कर्जा है वो भी डॉलर में दिया जाता है। दिस इज काइंड ऑफ वेरी स्टेबल करेंसी। अभी हमने देखा ना ब्रिक्स जब कह रहा था कि भैया हम लोग मिल करके अपनी एक न्यू करेंसी शुरू करेंगे, तो ट्रम्प ने बोला नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि उसको लॉस होगा ना, अगर न्यू करेंसी में व्यापार होने लगा तो उसका डॉलर का वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसके डॉलर का एक जो वर्चस्व है वो मार्केट से धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कमजोर होते रुपए पर अगर हम बात करें तो आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ, लाइक योर चाइल्ड इफ स्टडीज यूएस, अगर वो यूएस में जाकर के पढ़ रहा है तो पहले आप उसको 100 रुपये भेजते थे, हाँ काम हो जाता था उसका, लेकिन अब जब डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो क्या पता आपको 150 भेजने पड़े, यानी मान लो आप पहले मंथली 5 लाख भेजते थे, डॉलर वैल्यूएशन बढ़ रही तो अब 5 लाख में तो उसका काम नहीं चलेगा, आपको क्या पता 5 लाख 6 लाख भेजना पड़े। तो इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम बात करें जो बिजनेस मैन है, एक्सपोर्ट बेस्ड है अगर आप, तो एक्सपोर्ट करने वालों को कमजोर रुपए से फायदा होगा, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अब ज्यादा रुपए भरने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू गिर गई। पहले जो आप सामान 100 रुपए में खरीद सकते थे, 100 रुपए दे करके खरीद सकते थे, अब आपको 200 रुपए दे करके वो सामान मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो भैया, इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, तो ये आपको लॉसेस यहाँ पर झेलने पड़ेंगे। रुपए टूटने से फायदे नुकसान, बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट में फायदा है, विदेशी पर्यटक भारत घूमने आ सकते हैं। मेडिकल जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा, विदेशों में डॉलर भेजने अब आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ एक्सपेंसिव पड़ सकता है। नुकसान की बात करें, पेट्रोलियम और सोने के दाम बढ़ेंगे, सामान की कीमतों में महंगाई बढ़ेगी, विदेशों में पढ़ाई करने घूमने जाना महंगा हो जाएगा और देश में विदेशी निवेश घटेगा, एंड दिस कुड बी अफेक्ट योर
इकोनॉमी एज वेल। सो एट द एंड दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हमारा रुपया नीचे गिर रहा है। बाकी आप लोग और डिटेल में मुझे बताइएगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इंडिया कौन सी पॉलिसीज बना सकता है जिससे हम अपनी चीज़ों को बेटर कर पाएं और अपने रुपए को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। साथ ही साथ आपको बहुत जल्दी एक बहुत डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा इसके बारे में कि भाई कैसे रुपए और ये सारी चीज़ें टूटती हैं, गिरती हैं, और भी डिटेल में और भी एनालिसिस के साथ। तो जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।